जी हाँ दोस्तों, चलिए मैंने तभी बोला था कि एक वीडियो में रात में हिंदी का प्रोवाइड करूँगा, तो मैं यूट्यूब पे वीडियो प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए दोस्तों, आप सबों का फिर से वेलकम है यूट्यूब के चैनल ए के राज पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे हिंदी के चैप्टर का, बातचीत का, जिसका जो गद्यखंड है और उसका जो पहला शीर्षक क्या है, बातचीत है। तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, जिसके सामने बुक है वो आगे बुक खोल लीजिए। दिंगत भाग 2। देखिए, पहला आता है, पहला जो शीर्षक है आपका वो है आपका बाल कृष्ण भट्ट। क्या पहला शीर्षक क्या आपका? बाल कृष्ण भट्ट। जो बाल कृष्ण भट्ट है उसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। उसका जन्म हुआ था आपका 23 जून 1844 ईस्वी को और निधन कब हुआ था? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। ठीक है, तो यानी कि इसका निवास स्थान कहाँ, यानी जहाँ वो रहता था उसका यानी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश था। ठीक है, और इसके माता पिता का नाम पार्वती देवी एवं बेनी प्रसाद भट्ट, यानी कि माता का नाम था पार्वती देवी और पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। पिता एक व्यापारी थे और माता एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं लालसा जगाई। उसके पिता जो थे व्यापारी थे और उसकी माँ जो एक कुशल गृहिणी थी। यानी कि बालकृष्ण भट्ट में जो पढ़ने की जागृति आई वो उसके माता ने वो जागृति उसमें फैलाई। देखिए उसका जो शिक्षा कहाँ प्राप्त किया था। प्रारंभ में संस्कृत का अध्ययन, प्रारंभ में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। फिर 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल में, फिर उसके बाद क्या स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी, यानी कि 1867 ईस्वी में वे प्रयाग के मिशन स्कूल से यानी एंट्रेंस की वो परीक्षा दी। ठीक है, फिर उसकी वृत्ति जो है, देखिए वृत्ति क्या है, 1869 एवं 1875 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन किया। जहां उन्होंने एंट्रेंस की परीक्षा दी थी वहीं उन्होंने 1869 से 1875 तक वहाँ पे अध्यापन किया, यानी अध्ययन किया, पढ़ा। फिर यानी कि 1855 में प्रयाग के CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। फिर उन्होंने 1885 में, जो स्कूल का नाम है याद रखिएगा, CAV स्कूल में संस्कृत का अध्यापन किया। फिर 1888 में प्रयाग की कायास्ट पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त हुए। फिर उन्होंने 1888 ईस्वी में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला जो इंटर कॉलेज थी उसमें उन्होंने हेडमास्टर के रूप में नियुक्त लिया। ठीक है, किंतु उग्र स्वभाव के कारण नौकरी छोड़नी पड़ी। उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर रहने लगे। ठीक है, लेकिन विशेष परिस्थिति उनके जीवन में क्या क्या परिस्थिति आए वही इसका यानी कि स्पेशल परिस्थिति इसका बता रहा है। देखिए, पिता के निधनोपरांत पैतृक व्यापार संभालने के नाम पर गृह कलह का सामना, यानी कि पिता के जब उसके पिताजी डेथ कर गए, उसके जो व्यापार को संभालने में उसके गृह में कलह का सामना उसको करना पड़ा। फिर पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित हो गए। लेकिन अपना पिता का जमीन जायदाद छोड़कर यानी आर्थिक संकट से जूझते हुए उन्होंने साहित्य के प्रति यानी कि कदम उठाया और उसमें वो समर्पित हो गए। फिर देखिए, उन्होंने रचनात्मक सक्रियता क्या की, भारतीय हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनीय सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। देखिए, उन्होंने जो हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्र निकाला था वो आपका कब निकाला था? 1877 में निकालना प्रारंभ किया था। इसे वे 23 वर्षों तक चलाते रहे। वो जो आपका 1877 में जो आपका हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्र निकाला उसको 33 वर्षों तक चलाते रहे। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक,
नैतिक राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। इससे संबंधित था उसमें, यानी कि वो सामाजिक का भी लिखते थे, साहित्य का भी लिखते थे और नैतिक का भी, और पॉलिटिक यानी कि राजनीतिक विषयों पर भी निबंध लिखते थे। फिर 1881 ईस्वी में वेदों की युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संहिता स्वैर की कठोर आलोचना की। यानी कि देखिए 1866 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वैर की उन्होंने कठोर परिश्रम की आलोचना की। जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित, किंतु अच्छा व्यवहार न होने पर अलग हो गए। यानी कि देखिए जब जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने क्या किया, देखिए हिंदी शब्दकोश यानी कि आपका इंग्लिश डिक्शनरी होता है, उससे आपका इसका हिंदी डिक्शनरी के संपादन के लिए उन्होंने अपने मित्र श्याम सुंदर दास का काशी को आमंत्रित किया। ठीक है, लेकिन उसका व्यवहार अच्छा नहीं होने का दोनों फिर अलग हो गए। फिर उन्होंने देखिए रचनाएं क्या क्या लिखी, उपन्यास पर लिखे क्या लिखे, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान एक सुजान, क्या 100 अजान एक सुजान, गुप्तवेरी, रसातल यात्रा, उचित, दक्षिणा, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। फिर उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, उपन्यास तो लिखे और उन्होंने नाटक भी लिखे हैं। देखिए कौन नाटक लिखे हैं, पद्मावती, किरातार्जुनीय, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल, दमयंती या दमयंती स्वयंकर नाटक वो हो गया। फिर शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनादवत, कट्टर सुम की एक नकल, वृंदनला, इंग्लेडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और कली, 2 दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह आदि। उन्होंने यानी कि आपका उपन्यास भी लिखा और नाटक भी लिखा। फिर उन्होंने प्रहसन भी कुछ किया, देखिए जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी का विष, आचार विडंबन आदि। फिर निबंध भी लिखा, देखिए वो 1000 के आसपास उन्होंने क्या है निबंध लिखा है, जिनमें 100 से ऊपर बहुत महत्वपूर्ण थे। जिसमें यानी उन्होंने 1000 निबंध लिखा, उसमें यानी कि 100 से ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण थे। भट्ट निबंधमाला नाम से 2 खंडों में एक संग्रह प्रकाशित किया। तो चलिए ये इसका जीवनी हो गया, ये बाल कृष्ण भट्ट का जीवनी हो गया। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये गद्यखंड जो है शीर्षक गद्यखंड है, जिसका पहला शीर्षक क्या है, बालचित, जिसका लेखक है आपका बाल कृष्ण भट्ट है, जिसका लेखक। तो चलिए देखिए क्या है, बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में एक है। वे भारतीय हिंदू युग के प्रमुख साहित्यकारों में से हैं। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार तथा हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों में अग्रणी थे। यानी कि उन्होंने वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख महान यानी पत्रकार थे और निबंधकार भी थे, और हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तक के उसको आगे माना जाता था, उसको सबसे आगे लिया जाता था। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। उन्होंने जो बाल कृष्ण भट्ट दिया था, देखिए क्या क्या दिया उन्होंने, जनधर्मी, प्रतिभाशाली, उन्होंने दूसरे को प्रतिभाव क्या क्या, देखिए जनधर्मी, व्यक्तित्व और लेखन से एक नवीन धरातल, नवीन दिशा और नया रूप, रंग और मानस दिया। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकांकी नहीं थे। तो इस तरह से इसका जीवनी दिया गया है। इस तरह से यानी कि आप उसका जीवनी पढ़ लीजिएगा, जीवनी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए कुछ दिया भी गया है, देखिए क्या क्या दिया गया है।
भारत हिंदी युग के 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में एक, जिनके अनवरत लेखन से भारत हिंदू युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्माता हुआ। कौन हुआ? बालकृष्ण भट्ट हुआ। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट क्या थे? गद्यकार भी थे। अपनी अभिरुचि, मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक यानी कि लेखक के पत्रकार थे। यहाँ प्रस्तुत बातचीत शीर्षक निबंध उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। देखिए क्या, फिर प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। देखिए यहाँ कुछ लिखा हुआ नीचे इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। उनकी वास्तविक प्रतिभा एक अध्ययनशील विद्वान और तीक्ष्ण बुद्धि आलोचक की है। उन्होंने आधुनिक हिंदी आलोचना का जन्मदाता कहना अनुचित न होगा। धर्म और दर्शन को सामाजिक विकास की कसौटी पर कसकर बालकृष्ण भट्ट ने प्रगतिशील आलोचना की नींव डाली, यानी कि उन्होंने उसका नींव डाला। इस तरह से यानी कि आप इसका एक बार फिर से आप इसका मैं ऑब्जेक्टिव भी लिखाऊंगा, यानी कि इसका एक तरह से आप एक बार यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा बालकृष्ण भट्ट के बारे में। और चलिए हम लोग आप कहानी पे आते हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसे तो सभी स्वीकार करेंगे कि अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है, क्या? जो वरदान की भांति जो ईश्वर ने मनुष्य को दी है, उनमें वाक शक्ति भी है। ठीक है, वाक शक्ति भी एक है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अवकलित रहती है, वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। कौन सृष्टि का? आपका गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। सब लोग लुंज पुंज से हो, मानो कोने में बैठा दे गए होते, और जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते। यानी कि अगर हमें अवाक होने की क्षमता नहीं होती, तो आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सकते, ना उसे सुन सकते। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे में स्पीच, वक्तृता और बातचीत दोनों है। ठीक है, ये जो हम लोग कहानी पढ़े इसमें स्पीच भी है, और इसमें यानी कि आपका स्पीच भी, और स्पीच जो है ये आपका, इसमें वक्तृता और बातचीत दोनों है। किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग नहीं निराला है, ढंग ही निराला है। सही बात है, यानी कि स्पीच जो यानी कि हम लोग जो कोई प्रोग्राम में स्पीच देते हैं, उससे यानी कि बातचीत का ढंग ही निराला है। वो अपना ही मीडियम में बोलता जाता है। स्पीच बातचीत करने का एक अलग ढंग व्यवहार होता है। बातचीत में वक्ता यानी कि जिसके द्वारा दिया गया बयान, बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। नहीं दिया जाता है कि वो बड़े अंदाज से गिन कर पांव रखता हुआ पुलपिट पर जा खड़े हो और पुण्यावाचन या नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करावे और तब किसी तरह वक्तृता का आरंभ करे। यानी कि आप क्या कर रहा है, यदि आप साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एंड जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति आप यानी कि करवाते हैं, तो उसमें वक्तृता का आरंभ करें। ठीक है, जहां कोई मर्म या नोक की चुटीली बात वक्ता महाशय के मुख से निकली की ताली ध्वनि से
कमरा गूंज उठता है। यानी कि जहाँ पे वक्ता जो बोलता है उसके द्वारा जहाँ चुटकी शायरी जो बोली जाती है उस वहाँ का पहले से जो जनता होता है वो ताली से जुझवारा उड़ते हैं। ताली से यानी कि ताली हल्ला गुल्ला करते हैं। जहाँ ही शायरी सुने चुटकुले सुने यानी कि वहाँ से हल्ला आना निश्चित है। यही यानी कि बालकृष्ण भट्ट हम लोग को समझाना चाहते हैं। इसलिए वक्ता को खामखा ढूंढ कर कोई ऐसा मौका अपनी वक्तृता में लाना ही पड़ता है जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। यानी कि आपका वक्तृता क्या हो गया, यानी कोई नाटक वुटक जो होता है, आपका कुछ भी होता है, जेंटलमैन जो भी आपका कुछ होता है, उसमें प्रारंभ जो करते हैं उसी को यानी कि हम लोग क्या करते हैं, आप लोग घर में बोलते होंगे वंदना, लेकिन वंदना नहीं होता है, क्या होता है वक्तृता। क्या होता है वक्तृता। और वो आपका कौन ध्वनि में होना चाहिए, करतल ध्वनि, यानी कि जो कीर्तन भजन करते हैं वही करतल ध्वनि में होना चाहिए। तो वही हमारी साधारण बातचीत का कुछ ऐसा घरेलू ढंग है कि उसमें ना करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। जो हमारे घर की साधारण बातचीत होती है उसमें नहीं कि करतल ध्वनि की कोई मौका ही नहीं मिलता है, और लोगों ने के कहे उड़ाने की कोई बात ही रहती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं, यानी कि आप दो आदमी आपस में बातचीत कर रहे हैं, कोई चुटीली बात आ गई तो हंस पड़े। सही बात है। अगर यानी कि आप दो आदमी बात कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ हंसी मजाक का या चुटकुले बात हो गई तो आप दोनों हंस पड़ेंगे। तो मुस्कुराहट से होठों का केवल फर्क उठना ही इस हंसी का अंतिम सीमा होता है। ये नहीं क्या, अगर मुस्कुराहट से आपका होठों का केवल फर्क उठता है वो हंसी का क्या होता है, अंतिम सीमा होता है। स्पीच का उद्देश्य सुनने वालों के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। यानी कि सही बात है। अगर कोई स्पीच यानी कि आपको स्पीच देता है वो आपको क्या करता है, मोटिवेशन करता है, जिससे आप में जागृति पैदा होती है। घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग है। यानी आपका यानी कि घरेलू जो बातचीत है मन बहलाने का क्या है वो ढंग है। उसमें स्पीच की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है। यानी कि उस स्पीच जो है वो एक दूसरे से धक्के खाती रहती है। जहाँ आदमी की अपनी ज़िंदगी मज़ेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है, वहाँ बातचीत का भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। यानी कि जहाँ आदमी को मज़ेदार बनने के लिए यानी कि अगर आदमी को मज़ेदार बनने के लिए यानी उसे खाना पीना रहन सहन चलने फिरने का जितना ही आवश्यक है उतना ही आवश्यक उसको बातचीत करने का भी है। तो जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह बातचीत के जरिए भाव बनकर निकल पड़ता है। चित्त हल्का और स्वच्छ हो परम आनंद में मग्न हो जाता है। अगर आपका चित्त हल्का और स्वच्छ होता है वो परम आनंद में क्या होता है, मग्न हो जाता है। तो बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। यानी आप बातचीत अगर आप सही ढंग से करते हैं उसका मजा कुछ अलग ही होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है वो उसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। ये सही बात है। आजकल ये है यानी कि आधुनिक जिंदगी आजकल ये है, बातचीत अगर आपको लड़का लड़की से यानी कि आपका कोई कहीं सेटिंग है, अगर उससे कहीं बातचीत कर रहे हैं तो यानी कि आप खाना पीना को भूल बैठिएगा। ये सही बात है। ये लेखक हमारे सही कह रहे हैं। यानी कि आपको बातचीत करने का अगर मन मग्न हो गया, मन लगने लगा तो अब उससे आप खाना पीना भी छोड़ दीजिएगा। रमबिशन क्रूसो का किस्सा बहुधा यानी कि बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो रमबिशन क्रूसो का कुछ किस्सा है उन्होंने आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ लीजिएगा। तो जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने का को भी नहीं मिला, नहीं कि कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में रहा 16 वर्ष के उपरांत उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। देखिए क्या है, देखिए रमबिशन क्रूसो का जो किस्सा था उसमें यानी कि 16 वर्ष तक ना मनुष्य का मुख देखने को भी नहीं मिला। सिर्फ वो जानवरों के यानी कुत्ता बिल्ली एक जानवरों के बीच में रह कर उन्होंने 16 साल के उपरांत तब उसने फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी। यद्यपि उसने
अपनी जंगली बोली में कहा था, उन्होंने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन को ऐसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चेला पाया। यानी कि आप जो ये रॉबिन्सन क्रूसो है, इसको यानी कि 16 साल के उपरांत उन्होंने उसको आदमी के मुख से, मनुष्य के मुख से एक बोली तक नहीं सुना था। सिर्फ वो जंगलों में रहकर, जानवरों के बीच रहकर, यानी कि उन्होंने सिर्फ कुत्ते, बिल्ली और जानवरों की बात सुनती थी। लेकिन 16 वर्ष के उपरांत उन्होंने फ्राइडे के मुख से अपने मनुष्य की बात सुनी। सुनने पर उसको उस समय ऐसा लगा कि मानो मैं मनुष्य का चेला बन गया। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में जहाँ तक लोहा लेने की ताकत, ये सही बात है। अगर आप किसी से आप अच्छे तरह से बातचीत करते हैं, मान लीजिए आप दिल को जीत लेते हैं। जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, जिनसे केवल क्या है, पत्र व्यवहार है, कभी एक भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्होंने अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। यानी कि क्या है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ, उन्होंने अपने प्रेमी से बात करने की क्या की, जिज्ञासा की, यानी लालसा रहती है। यानी कि अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के ही द्वारा हो सकता। सच है, तब तक मनुष्य बोलता नहीं, तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। ऐसे बात, जब तक आप अपने मन की भाव को बोलिएगा नहीं, तब तक आपका दोष या जो आपका दोष गुण या दोष तब तक वो प्रकट नहीं होता। बेन जॉनसन का यह कहना है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। किसने बोला था? बेन जॉनसन नहीं बोला था। मनुष्य के बोलने से ही मनुष्य क्या होता है? साक्षात्कार होता है। बहुत ही उचित जान पड़ता है। क्या? बहुत ही उचित जान पड़ता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहाँ तक रखी जा सकती है जहाँ तक उनकी जमात, मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, जिसका तात्पर्य हुआ कि जब 2 आदमी होते हैं तब अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब 3 हुए तब वह दो की बात कोसों दूर गई। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। दूसरे यह कि किसी तीसरे आदमी के आते जाते ही या तो वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त हो बैठेंगे या उसे निपट मूर्ख अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। यानी कि एडिसन कहा था क्या? अब कहने की एडिसन कहा था असल बातचीत क्या? 2 आदमी को, 2 मनुष्य के बीच ही होते हैं। लेकिन अगर यानी कि उसके बीच अगर आपका तीसरा आदमी आ जाता है तो यानी कि उस बातचीत का यानी कि नाम निशान ही हट जाता है। यानी कोई तीसरा सुन ना ले। मान लीजिए आप और आपका फ्रेंड्स बात कर रहे हैं, तो अगर आप तीसरा कोई आदमी आ जाता है, आप लोग क्या जाते हैं, वो बात वो सुने नहीं। तो कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात खुल जाती है। यानी कि लेखक का कहना है कि अगर आपका बात 6 कानों तक पहुंच गई, वो बात आपका खुल सकती है। दूसरे यह है कि आदमी के आते जाते ही वे दोनों अपनी बातचीत से निरस्त बैठते हैं। अगर यानी कि आपका तीसरा आदमी आ जाता है, अगर आप बातचीत कर रहे हैं, आप ऐसे चुप बैठिएगा, मान लीजिए आप बातचीत कर ही नहीं रहे, बातचीत आप निरस्त हो चुके हैं, तो यानी कि वो आप अज्ञानी की तरह बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे गर्म दूध और ठंडे पानी के 2 बर्तन पास साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंचा जाता है। ये सही बात है। हम लोग बचपन में देखते थे, जब माँ देती थी गिलास में, जब माँ दूध देती थी, यानी कि गरम दूध होता था, तो जैसे ही गैस से उतरा तो वो गरम दूध जो मिलता था हम लोग क्या करते थे,
कढ़ाई यानी कि आप कुछ गमला उमला में यानी कि उस गिलास को गमला में पानी भर के उस गिलास को रख देते थे, यानी कि उससे आपका दूध ठंडा हो चुका था और पानी गर्म हो चुका था, गर्म हो जाएगा। तो वही बात यहाँ कहा है, और पानी गर्म, वैसे ही दोनों आदमी पास बैठे हो तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है। चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं तब बोलने को कौन कहे। एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा। इसे कौन ना स्वीकार करेगा। अस्तु क्या कहा, अस्तु अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए, यानी कि पहले हम लोग 2 मनुष्य के साथ देखे, अब हम लोग 3 मनुष्य के साथ देखेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है। पानी पी लेता हूँ मैं। चलिए, यानी कि पहले लेखक 2 मनुष्य के बीच बातचीत का साझा किया, अब लेखक 3 मनुष्य के बीच बातचीत का साथ देना चाहते हैं। मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है, यानी कि 3 भुजा से त्रिकोण बनता है, वही यहाँ कह रहा है, यानी कि कह रहे हैं लेखक, मानो एक त्रिकोण सा बन जाता है। तीनों चित्त मानो 3 कोण हैं और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखा हैं। गुपचुप यानी क्या कर रहा है, गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होती है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी में नग सी जड़ जाती है। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेत कुल्फी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता। खुल के बातों ना होगी। जो कुछ बातचीत की जाएगी वह फॉर्मेलिटी, गौरव और संजीदगी के लक्ष्य में सनी हुई होगी। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल रमवल कहलाएगी। यानी कि लेखक ने 2 से 3 भी कर लिए, 2 से 3 मनुष्य की भी बातचीत को दर्शा दिए गए, और 3 से 4 2 से यानी 2 मनुष्य के बीच बातचीत दर्शाए, फिर 3 मनुष्य के बीच बातचीत दर्शाए, फिर 4 मनुष्य के बीच बातचीत दर्शाए। अब मनुष्य क्या, यानी आप क्या करें लेखक, जब 5 मनुष्य के बीच बातचीत यानी कि होगा तब राम रमवल कहलाएगी, तब वो बातचीत क्या कहलाएगी, राम रमवल कहलाएगी। उसे हम संलाप नहीं कर सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। क्या इस जो बातचीत उसके अनेक भेद हैं। देखिए, 2 बुढ़ों की बातचीत प्राय जमाने की शिकायत पर हुआ करती थी। सही बात है, जब 2 बुढ़ों की बातचीत होगी तो वो आपके जमाने की शिकायत पर होगी। वे बाबा आदमी के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच तो 10 झूठे। देखो जब 2 बूढ़ों की बात होती है उसमें जो वो लोग बाबा की बात करते हैं उसमें 4 5 6 झूठ, लेकिन उसमें से 10 20 4 5 सच होते हैं, लेकिन उसमें 10 20 मामले वो झूठ ही होते हैं। तो एक बार उनकी बातचीत एक घोड़ा छूट जाना चाहिए तो पहरों बीत जाने पर भी अंत ना होगा। प्राय अंग्रेजी राज्य प्रदेश में और पुराने समय तक की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवानों की निंदा उनकी बातचीत का प्रमुख प्रकरण होगा। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीव भी नाचा करेंगे। अपनी लिखायत पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीव पर नाचा करेंगे। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी डिग्रे नेस्ट अखरपन की चर्चा छोड़ेंगे। 2 हम सहेलियों की बातचीत का कुछ जायक ही निराला है, यानी कि जब 2 सहेलियों के बीच होगा उसका जायक ही निराला है।
किसका बात बोलेगी किसका बात नहीं बोलेगी उसका कोई ठिकाना नहीं है, वो निराला है वो बातचीत। रस का समुद्र मानो उमड़ा चल आ रहा है। नहीं क्या कहा है, रस का समुद्र मानो क्या उमड़ा बिखरा चल रहा है। उसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसा कि रस सनी बात सुनने को कभी भाग्य लड़ा है। उससे पूछेंगे जिसे यानी कि रस सनी भाग्य लड़ने सुनने का मौका मिला हो। दो बुढ़ियों की बात का प्रमुख प्रकरण बहू बेटी वाली हुई तो अपनी बहू या बेटों का गिला शिकवा होगा, या वे बिरादराने का कोई ऐसा रमण सराज छोड़ बैठेगी कि बात करते करते अंत में खोट दांत निकाल कर लड़ने लगेंगी। यानी कि जब तक बुढ़ियों की बात के बीच बातचीत होती है वो यानी कि लास्ट में यानी कि वो ऐसे दांत निकाल के हंसेगी मानो क्या, समझ लो मानो क्या। यानी कि लड़कों की बातचीत खिलाड़ी हुए तो अपनी ही तारीफ करने के बाद वो कोई सलाह उठाएंगे। यानी कि अब जो लड़का में बातचीत होगा मानो वो खिलाड़ी हो तो वो अपना तारीफ इतना करेगा, वो समझ जाओ इतना तारीफ करेंगे वो कि अपने बारे में तो वो दुनिया को ही पलट देंगे, जिससे उनको अपनी शैतानी जाहिर करने का पूरा मौका मिलता है। यानी कि जो उसने अपना वो जो खिलाड़ी होता है मानो वो अपने आप को बड़ा खिलाड़ी मिलता है, वो अपना शैतानी का पूरा प्रभाव दिखाता है। तो स्कूल के लड़कों की बातचीत का उद्देश्य अपने उस्ताद की शिकायत या तारीफ या अपने सहपाठियों में किसी के गुण अवगुण का कटुकथन होता है। यानी कि स्कूल के विद्यालय के छात्रों की बात हम लोग करें तो उसमें यानी कि एक दूसरे का शिकायत सहपाठियों के साथ मिलकर जुलकर आना, यही कह रहे हैं दो स्कूलों के छात्रों के बीच का बातचीत। पढ़ने में कोई लड़का तेज हुआ तो कभी अपने सामने दूसरे को कुछ ना गिनेगा। यानी कि आप मान लीजिए स्कूल में अगर कहीं पर अगर एक लड़का पढ़ने में तेज है, वो अगर दूसरे लड़का पढ़ने में तेज नहीं है तो दूसरे को गिनेगा ही नहीं, वो अपने आप को सिर्फ गिनेगा। सुस्त और बोधा हुआ तो दबी बिल्ली का सा स्कूल भर को अपना गुरु ही मानेगा। यानी कि वो आप स्कूल का मॉनिटर ही समझ जाएगा अपने आप को। दो मित्रों में प्रेमालाप इत्यादि हमारे देश में अशिक्षित लोगों में बात कही होती है। जो अशिक्षित लोग होते हैं वो तो अपने यानी कि वो अपने बारे में इतना छोड़ेगा ना, क्या वो वही हीरो खिलाड़ी सलमान खान मान लीजिए वही बन गया। जो यानी पढ़ा लिखा है वो अपने यानी कि वो अपना बड़ाई नहीं करता है। तो लड़के वालों की ओर से एक आदमी बिचवाई होकर दिनों में विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। तो उन्हीं बीच लड़कों वालों की ओर से एक आदमी बिचवाई यानी कि जो यानी कि लड़का लड़की का सेटिंग कराता है, यानी कि शादी जो होता है बीच में जो वकील होता है वही है। तो विवाह संबंध की कुछ बातचीत करते हैं। उसी दिन से बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि उसी दिन से क्या बिरादरी वालों को जाहिर कर दिया जाता है कि अमुक की लड़की का अमुक के लड़कों के साथ विवाह पक्का हो गया। क्या कह रहा है, अमुक की लड़की के साथ अमुक की लड़की का अमुक के लड़का के साथ क्या हो गया, सेटिंग हो गया, यानी विवाह पक्का हो गया। और यह रस्म बड़े उत्सव के साथ की जाती है। चंडू खाने की बातचीत भी निराली होती है। निदान बात करने के अनेक प्रकार के ढंग हैं। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है, यानी यूरोप के जो लोग होते हैं उसमें बातचीत करने का हुनर होता है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ तक पढ़ा है कि स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं। जो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है यहाँ तक यानी कि बढ़ा है कि उसमें स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं पाते हैं। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। इसका जो पूर्ण शोभा कहाँ है, काव्य कला और प्रवीण विद्वान मंडली में है। ऐसे चतुराई के प्रसंग छोड़ जाते हैं कि जिन्होंने
सुन कान को अत्यंत सुख मिलता है, सुहृद गोष्ठी इसी का नाम है। यानी कि यहाँ कह रहे हैं ऐसे चतुर जो प्रसंग छोड़ते हैं, जिन्होंने सुन कान को अत्यंत सुख मिलाता है, वही क्या, सुहृद गोष्ठी इसी का क्या है, इसी का नाम है। सुहृद गोष्ठी की बातचीत की एक तारीफ है कि बातचीत करने वालों की लियाकत अथवा पंडिताई का अभिमान या कपट नहीं एक बात में भी प्रकट ना हो। वर्ण क्रम में रसाभस पैदा करने वाला शब्दों को बरगते हुए चतुर साइने अपनी बातचीत को सरस रखते हैं। ठीक है, वो अपने बातचीत क्या करते हैं, पचा के रखते हैं, यानी सरस रखते हैं। वो रस हमारे आधुनिक शुष्क पंडित की बातचीत में है। वो जो रस है हमारे आधुनिक पंडित जी के बाद में है, जिसे शास्त्र कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, शास्त्र कहते हैं। कभी आवेगा ही नहीं, मूर्ख और बटेर की लड़ाइयों की झपटा झपटी के समान उनकी नीरस गाँव में सरस संलाप की चर्चा ही चलाना व्यर्थ है। वर्ण कपट और एक दूसरे को अपने पांडित्य के प्रकाश के बाद में प्रस्ताष्ट करने का संघर्ष आदि रसाभस की सामग्री वहाँ बहुतायत के साथ आपको मिलेगी। देखिए फिर यहाँ क्या कर रहे हैं लेखक, घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। यानी कि आप मान लीजिए आप कोई काम धंधा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने बारे में बड़ाई कर रहे हैं, अपने बारे में आप छोड़ रहे हैं डिंग पतरा, तो यानी कि वो यानी कि आप काँव काँव कर रहे हैं, इससे आपका समय बर्बाद हो रहा है। लेखक वही करना चाहते हैं कि क्या करें, लेखक घंटे भर तक काँव काँव करते रहेंगे तो कुछ ना होगा। बड़ी बड़ी कंपनियां और कारखाने आदि बड़े से बड़े काम इसी तरह पहले 2-4 दिली दोस्तों के बातचीत में शुरू किए गए। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां के जो मालिक होते हैं, कारखाने के मालिक जो होते हैं, वे 2-4 दली यानी कि 2-4 दोस्तों के भी साझा करते थे। उपरांत बढ़ते यहाँ तक कि बड़े की हजारों मनुष्य की उनसे जीविका चलने लगी, और यानी कि उसका मल कारखानाओं से यानी कि उससे यानी कि हजार लाखों लोगों की यानी कि जीवन चलने लगी। यानी कि फिर लेखक क्या कर रहे हैं, और साल में लाखों आमदनी होने लगी, जिससे यानी कि कारखानाओं में यानी कि मटेरियल अधिक बनने लगा, जिससे उसका आमदनी अधिक होने लगा। 25 वर्ष के ऊपर वालों का बातचीत अवश्य ही कुछ ना कुछ सारगत वृत्ति होती होगी। यानी कि 25 साल के जो उम्र वाले हैं उसके यानी कि उसकी जो कुछ बातचीत होती है वो सारक वृत्ति होती है। ठीक है, अनुभव और दूरंदेशी से खाली ना होगी, और 25 से नीचे की बातचीत में यद्यपि अनुभव, दूरदर्शिता और गौरव नहीं पाया जाता है, पर इसमें एक प्रकार का ऐसा दिल बहला और ताजगी रहती है जिसका मिठास और उससे 10 गुनी चली बड़ी होती है। यानी कि यहाँ कह रहे हैं लेखक जो यानी कि 25 के ऊपर होते हैं उसके जो बातचीत करने कुछ अलग ही ढंग होते हैं, और अनुभव और दूरंदेशी से खाली ना होगी तो 25 के नीचे की 25 उम्र के से नीचे वालों की बातचीत करने की जो दूरदर्शिता है वो गौरव नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसमें एक बार का ऐसा दिल बड़ा है जो ताजगी रहती है। ठीक है, जिसकी मिठास उससे 10 गुनी चढ़ी बड़ी होती है। यानी कि 25 साल की उम्र के पहले और उसके बाद की जो पहले वालों की जो बात होती है इसकी मिठास कुछ चढ़ी बड़ी होती है, उसके बाद नहीं। यानी कि जो 25 वर्ष की उम्र के बाद होते हैं उसका यानी कि आवाज़ में मिठास नहीं होता। तो यहाँ तक हमने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है। तो यानी कि ऊपर यानी उन्होंने बाहरी बातचीत का हाल लिखा है जिसमें दूसरे फरीक के होने की बहुत आवश्यकता है। बिना किसी दूसरे मनुष्य के हुए जो किसी तरह संभव नहीं है, और जो दो ही तरह पर हो सकता है, या तो कोई हमारे यहाँ कृपा करे या हम ही जाकर दूसरे को कथार्थ करे।
तो चलिए समाप्त होने वाला और 5 मिनट लगेगा, इस तरह से बने रहिए। देखिए फिर लेखक क्या कहते हैं, पर यह सब तो दुनियादारी है, ये सब क्या है, दुनियादारी है, नहीं कि जिसमें कभी कभी रसाभास होते तो देर नहीं लगती, क्योंकि जो महाशय अपने यहाँ पधारे उनकी पूरी दिलजोई ना हो सकती तो शिष्टाचार में त्रुटि होती है। यानी कि जो गेस्ट आते हैं हमारे यहाँ उसके आदर नहीं होते हैं तो उसके साथ हम लोग शिष्टाचार भी अच्छी तरह से नहीं करते हैं। तो यानी कि अगर हम ही उनके यहाँ गए तो पहले तो बिना बुलाए जाना ही अनादर का मूल है, नहीं कि और जाने पर अपने मत माफी बर्ताव ना किया गया तो मानो दूसरे प्रकार का नया घाव है। यानी कि आजकल शहर में यह है, शहर में आजकल यह है कि मान लीजिए आप गए, अगर उसका मन नहीं, क्या उसका आपको बुलाने का मन नहीं है, लेकिन तब पर आप चल गए और आपको क्या बोलेगा, नहीं आइए, तो यानी आप चल गए, यानी कि आपको उस तरह से बर्ताव करेगा कि आपका यानी कि मन ही नहीं लगेगा, आपको वहाँ उस जगह को आपको अपने आप छोड़ना पड़ेगा। यानी जब नाश्ता का टाइम आता है, यानी तो कहेगा क्या नाश्ता तो करके ही आएंगे, आप क्या बोलेगा, नहीं करके आए हैं, तो आप भी लाचारी में बोलिएगा आपको नाश्ता करने का मन है, लेकिन आप लाचारी में बोलिएगा हाँ हाँ करके आए, छोड़ दीजिए ना। तो अगर मान लीजिए वो नाश्ता देंगे भी तो या देगी भी तो नाश्ता ऐसे देगी यानी कि आपको क्या कहे, नाश्ता आपको खाने का मन नहीं करेगा, आप सोचिएगा कब यहाँ से निकल पड़े हम। तो उसी तरह से देखिए फिर लेखक कहते हैं, इसलिए सबसे उत्तम प्रकार बातचीत करने का हम यही समझ सकते हैं। यानी कि आप बातचीत पूरा अच्छे अवाक होकर बातचीत कीजिए, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वह शक्ति अपने में पैदा कर सके कि अपने आप बात कर लिया करें। यानी कि अगर आप वो बातचीत करने का तरीका आप में है तो आप अपने से बातचीत कर लीजिए, अपने से भी बातचीत की जाती है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिलाता, हमारा जो शिष्टाचार है वो क्या नए नए रंग दिखाया करती है। वह परमचात्मक संस्कार का एक बड़ा भारी आईना है। वो जो बातचीत करने का तरीका है वो एक नया रंग दिखाता है, जो कि परमचात्मक संस्कार का एक बड़ा ही बहुत क्या है, आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लेना, कुछ दुर्गत बात नहीं। अगर आप अपने से बातचीत करते हैं आपके अंदर की बुराई आपको खुद मालूम चलेगा, वो आपका क्या अंदर का वो आपका आईना है। यानी कि फिर आपका और जो एक ऐसा चमनिष्ठान है जिसमें हर किस्म के बेल बूटे खिले हुए हैं, ऐसे चमनिष्ठान की शेर में क्या दिल बहलाव है। मित्रों का प्रेम पलाव कभी इसकी सहेलियों कला तक भी नहीं पहुंच सका। नहीं कि एक दो दोस्तों के बीच और दो सहेलियों के बीच बहुत ही मित्र घड़ी होती है, ये घड़ी बना कर भी रखना चाहिए। अगर आपका ही कोई मित्र होगा तो दोस्तों आप भी अपने मित्र से अपना वैसा बर्ताव कीजिएगा कि कभी वो आपसे बिछड़ नहीं सके। ये आप लोग एक गाना सुनेंगे, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना है। देखिए बचपन का जो दोस्ती होता है वो कभी भूलिएगा नहीं, वो बहुत ही सक्सेस होता है अगर आप उस तरह से बर्ताव कीजिएगा। तो इसी शेर का नाम ध्यान या मनोयोग या चित्त का एकाग्र करना है, जिसका साधन 1-2 दिन का काम नहीं। यानी कि आप बातचीत करना एक दिन, अगर आप बातचीत अच्छी तरह से करना 1-2 दिन का बात नहीं, ये आपका जिंदगी भर का बात है, लेखक यही कहना चाहते हैं। वर्षों के अभ्यास के उपरांत यदि हम थोड़ी भी अपनी मनोवृत्ति स्थिर कर अवाक हो अपने मन के साथ बातचीत कर सके तो मानो अभाग्य। नहीं कि आप अपने अंदर का बातचीत कर लीजिएगा, अगर आपको अपने अंदर आपका बुराई जो है अगर आपको मालूम चल जाएगा तो मेरे भीतर क्या है वो आपको खुद मालूम चल जाएगा, वो आपका अंदर का क्या, आपका शकल का एक पहला, यानी वही आपका पहला आईना है। तो एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो सकता है। क्या करें, एक वाक शक्ति मात्र के दमन से ना जाने कितने प्रकार का दमन हो गया। हमारी जिन्ना कतरनी के समान सदा संच्छेदक
चला करती है, यानी कि उसे यदि हमने काबू में कर लिया तो दीक्षित बड़े बड़े अयोग्य शत्रुओं को बिना प्रयास जीत अपने वश में कर डाला। इसलिए अवाक रह अपने बातचीत करने का ये साधन यावत साधनों का मूल है। वाक शक्ति परम पूज्य मंदिर है। जो अगर आप बातचीत अच्छी तरह से करती हो, आपका परम क्या वाक शक्ति जो है आपका क्या है, शक्ति आपका परम पूज्य मंदिर है, परमात्मा का एक मात्र सोपान है। क्या परमात्मा का एक मात्र सपना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से हमारा गद्यखंड भाग 2 का यानी कि पहला शीर्षक बातचीत आपका मैं ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट दिन इसका मैं ऑब्जेक्टिव लिखाऊंगा। और ये आपका ये जो बातचीत शीर्षक है, बातचीत शीर्षक जो इसका लेखक बालकृष्ण भट्ट है, इसका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी। कब हुआ था इसका जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। फिर उसका मृत्यु कब हुई? 20 जुलाई 1984। इसका जन्म कहाँ हुआ था? आपका इलाहाबाद में हुआ था। इस तरह से यानी कि उसका पिताजी बेनी प्रसाद, उसके पिताजी का नाम क्या था? बेनी प्रसाद भट्ट। उसके माता का नाम था पार्वती देवी। पार्वती देवी जो उसकी माता है, उन्होंने ही बालकृष्ण भट्ट को पढ़ने की जागृति प्रदान की। और यानी कि इस तरह से उसका पिता व्यापारी थे और उन्होंने यानी कि उसकी माँ क्या थी? एक कुशल गृहिणी थी। बातचीत यानी कि 2 मनुष्य के बीच अच्छी तरह से होती है, लेकिन तीसरी मनुष्य के बीच जो होती है वो यानी कि आप मान लीजिए वो एक अच्छी बातचीत नहीं है, तो इस तरह से चौथे के बीच भी एक अच्छी बातचीत नहीं हो पाती है, 5वें के बीच भी अच्छी बात नहीं हो। अगर आप बातचीत करते हैं तो ये आपके अंदर बहुत ही बड़ी लालसा। अगर आप अपना बुराई मत कीजिए, ठीक है, अपना जो आपका कर्म वही कर्म करिए, ठीक है। वो आपका अगर आप अपने बारे में अंदर से सोचिएगा, वो आपका एक पहला आईना है, ठीक है। वही आपका एक अपने आप का मोटिवेशन है कि यानी कि मेरे अंदर क्या बुराई है, क्या बुराई है, वही आपका पहला मोटिवेशन है। तो दोस्तों इस तरह से आप बने रहिए हमारा यूट्यूब पे चैनल एक राज पर। तो दोस्तों इस तरह से हमारा पहला बातचीत जो शिक्षक वो समाप्त हो चुका है, जिसके लेकर बालकृष्ण भट्ट है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कि नीचे कमेंट्स, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए।